या सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल के फर्स्ट पार्ट में हम लोग बोर्स के पोस्टुलेट्स, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम और साथ साथ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे थे। क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था, इसलिए इसको हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया। इसका पहला पार्ट जो बोर्स एटॉमिक मॉडल पार्ट 1 कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी के नाम से अपलोड हुआ है, उसको सबसे पहले आप उसको देखिएगा। उसके बाद फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल सेकेंड पार्ट को, दोनों मिलाकर ये पूरा का पूरा बोर्स एटॉमिक मॉडल होगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में रेडियस ऑफ एटम कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था, और अब ये इंडिकेट या ये कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, तो इनकी एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या v का मान काउंट किया था, यह कैलकुलेट किया था। v बराबर होता है ZeA² 2NH एप्सिलॉन 0। तो अब यहां ये करते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v का मान रख दीजिए, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू m। v हो जाएगा आपका ZeA² अपॉन 2NH एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, देखो ये हो गया 4 इंटू 2, ये कितना हो गया 8, तो ये होगा 1/8 इंटू m Z² e टू द पावर 4 n² h² एप्सिलॉन 0 n² h² एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। अब इसको देखो इस तरह से भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/8 इंटू, या इसी में ये लिख देते हैं, इंटू m e टू द पावर 4 h² एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर इंटू Z²/n²। तो देखिए इसको इस तरह हम लोग कर लेते हैं, ताकि ये Z और n यही दो वेरिएबल होते हैं, बाकी सारे मान कांस्टेंट होते हैं। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। E बताता है किसको, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को। H बताता है किसको, प्लैंक्स कांस्टेंट को। और एप्सिलॉन 0 ये बताता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम को बताता है। m का मान होता है, ये हम लोग फिर कैलकुलेट कर दे रहे हैं, m का मान होता है 9.01 इंटू 10 टू द पावर 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है। एप्सिलॉन 0 ये बराबर होता था किसके, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ये मीडियम 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 के बराबर होता था। और H ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट था, इसका मान होता है 6.624 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता था। अब इन सारे कांस्टेंट के मान को रखिएगा, तो ये भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होता था, और ये होता है हमारा 2.179 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन ये पूरे का मान इंटू Z² अपॉन n²,
ये होता है जूल पर एटम। अब इसको हम लोग ये करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इस तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं दूसरा, इसके पोटेंशियल एनर्जी का मान। इसका पोटेंशियल एनर्जी का मान काउंट करते हैं और इस दोनों को जोड़ दोगे टोटल एनर्जी का मान आ जाएगा। तो अगर मान लो कोई चार्ज स्पेसिस होता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान काउंट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं कि यदि कोई यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से साम्य पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको उसका पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से इनफाइनाइट पोजीशन पर है, तो इनफाइनाइट पोजीशन का मतलब ये होता है कि इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस के द्वारा किसी तरह का कोई अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स वर्क नहीं करेगा और इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। अब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के तरफ अप्रोच करेगा, तो जब ये अप्रोच करेगा तो उस स्थिति में जैसे जैसे इस न्यूक्लियस के नजदीक आएगा इसके अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स के प्रभाव में आएगा और स्वतः खींचता हुआ आगे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, कम होने लगेगा और पोटेंशियल एनर्जी का मान कम होगा, अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब अट्रैक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उस स्थिति पर पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, मिनिमम, और वो अवस्था सबसे अस्थायी होता है और वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। यानी इनफाइनाइट पोजीशन से यहां तक लाने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको नाम देंगे क्या, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब ये देखो ये भी हमारा आवेशित है, ये भी आवेशित है, तो इस पर फोर्स कितना वर्क करेगा, ये वर्क करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 का मान कितना हो जाएगा, E के बराबर। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, Z, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, ZE के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका ZE² बटा R²। अगर अट्रैक्शन का फोर्स है, साइन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब पोटेंशियल एनर्जी काउंट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दो कहां, इनफाइनाइट से R, ZE² अपॉन R² dr। ये वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ZE² बाई R के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या इसका, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का मान। अब करते हैं कि इस R का मान हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। R का मान हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको इस तरफ मिटा रहा हूं पहले। अब देखिए R का मान सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ R बराबर पहले से लिख लिए थे, ये था हमारा n² h² एप्सिलॉन 0 ZE² पाई m। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर
-1/4πε0 इंटू ZE²। अब R को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका n²H²ε0 इंटू ZE²πm। ये वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा ZE²πm। तो अब ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब इसको करो क्या कि मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 से भाग दिए तो ये हो गया क्या 1/8 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2Z²e⁴। ये हो जाएगा πm बटा ये होगा 4πε0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा n²h²। अब ये देखो पाई का मान कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2Z²e⁴m। ये तो 4 हट जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर बाय ये हो गए n²H²ε0 का स्क्वायर, ये हो गया 1/8। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपके पोटेंशियल एनर्जी का मान। अब हम लोग याद करो, इस वैल्यू को जरा मिटाता हूं। अब देखिए हमने ये कैलकुलेट किया था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा कितना था, याद करो 1/8 इंटू mZ²e⁴ अपॉन n²H²ε0 का स्क्वायर। ये होता था देखिए m⁴ Z²n²H²ε0। तो अब इस 2 को अगर हटा दो तो ये सारा कितने के बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का एक और मान देखा था, याद करो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता था 13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये था। तो अब यहां इसका मान रख दो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी का, तो ये भी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 इंटू 13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो यहां एनर्जी का साइन क्या है, निगेटिव है। तो एनर्जी की मान्यता ये होती है कि इसमें ये मान्यता होता है, या निगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी जो होगा ये क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग पूरे ब्रह्मांड को 2 भाग में बांटते हैं। एक हमारा होता है क्या सिस्टम, और दूसरा होता है क्या सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग, अब मान लो हम सिस्टम को गर्म करते हैं तो एनर्जी का मूवमेंट कहां से होता है, यदि सराउंडिंग से सिस्टम में होता है तो इसको नाम देते हो क्या, एनर्जी एब्सॉर्ब, और इसका
साइन होता है पॉजिटिव। अगर मान लो हमारा सिस्टम हायर एनर्जी स्टेट हो गया, अब इसको गर्म करना बंद कर दिए, तो एनर्जी का मूवमेंट कहां से होगा? सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ होगा, और इसको नाम देते हैं एनर्जी रिलीज्ड, और इसका साइन होता है क्या? निगेटिव। देखिए काइनेटिक एनर्जी का साइन क्या था? पॉजिटिव था। तो काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा तो सिस्टम या एटम की एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी में देखो साइन क्या है? पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सिस्टम सराउंडिंग को देगा। तो जब पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ेगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि सराउंडिंग सिस्टम के अपेक्षा इतना बड़ा होता है कि अगर इसमें कोई परिवर्तन हो भी जाए तो ये नगण्य होता है, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। अब ये जानते हैं कि दोनों एनर्जी को जोड़ दो तो ये हो जाएगा क्या? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम En से इंडिकेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर आया था? काइनेटिक एनर्जी आया था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको टोटल को जोड़ दो, ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी। अब हम कॉमन ले लेते हैं कितना? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कॉमन ले लें, ये हो जाएगा क्या? 1 माइनस 2, और साइन हो जाएगा निगेटिव। तो En बराबर होगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हमारा क्या हो जाएगा? nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। अब यहां पर एक चीज और ये रिलेशन देख रहे हैं। ये रिलेशन देखो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब यहां अगर हम लोग चाहें तो पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी। ये है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन थर्ड ऑर्बिट। यानी हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? तो देखिए ये होगा En बराबर था -13.6। हाइड्रोजन के लिए Z का मान होता है 8, थर्ड ऑर्बिट है तो n के लिए का मान हो जाएगा कितना? 3। ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर मान लो इसको कैलकुलेट करते हो तो ये होगा -1.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि फाइंड द एनर्जी ऑफ He प्लस। फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ He प्लस इन सेकेंड ऑर्बिट। यानी He प्लस के सेकेंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी ज्ञात कीजिए। तो सेकेंड में है तो n का मान 2 हो गया। हीलियम है तो Z का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वैल्यू रखो En बराबर -13.6 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हो जाएगा En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब तो इस वैल्यू में अगर n का मान 1 रख लो, Z का मान 1 रख लो, यानी अगर हाइड्रोजन के परमाणु में
अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो जितनी उसकी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी इसमें होगी कि जब He+ आयन में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रहेगा, दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो ये तो होगा कि हम इंडिविजुअल एनर्जी का मान निकाल लें। अगर मान लो दो अलग अलग वन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में एनर्जी का तुलना करना हो तो फिर उस स्थिति में इसका मान किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब ये देखते हैं कि अगर मान लो वन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, दो अलग अलग वन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में स्थित है, तो इनकी एनर्जी किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो ये कह सकते हैं, ये कर लो रिलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन of different one electron system। मान लो हमारा दो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक है A और दूसरा है B। तो अगर मान लो इसकी एनर्जी को हम मान लेते हैं EA और इसकी एनर्जी को मान लेते हैं EB, मान लो इसका Z एटॉमिक नंबर मान लीजिए ये होगा क्या, Z1, और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा कितना, Z2। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होगी लेकिन प्रोटॉन की संख्या कुछ हो सकती है। अब मान लो N मान लीजिए इसका हो गया N1 और इसका N हो गया क्या, N2, यानी इसके इलेक्ट्रॉन N1 ऑर्बिट में है और इसके इलेक्ट्रॉन N2 ऑर्बिट में है। हमने सूत्र ज्ञात किया था En बराबर -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखिए इसका मान निकालो, EA बराबर -13.6, Z का मान क्या था, Z1 स्क्वायर इंटू N1²। इसको मान लो इक्वेशन 1। दूसरे के लिए देखिए EB बराबर -13.6 इंटू Z2² अपॉन N2²। ये हो गया समीकरण 2। अब ये करते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ये हो जाएगा आपका EA बाई EB, ये कैंसिल हो जाएगा, या मान रख लेते हैं 13.6 इंटू Z1² अपॉन N1², ये उल्टा हो जाएगा N2² माइनस 13.6 इंटू Z2²। ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा EA बाई EB Z1² इंटू N2² अपॉन N1² इंटू Z2²। अब इस रिलेशन के सहायता से हम दो अलग अलग वन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज का क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन energy of an electron rotates in second orbit of He+ and first orbit of Li2+। तो ये कहता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन He+ के सेकेंड ऑर्बिट में है या और दूसरा Li2+ के फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो इस दोनों के एनर्जी में क्या अंतर होगा। अब देखो एक हमारा है क्या He+, दूसरा क्या है Li2+। अब देखिए
नंबर होता है कितना 2, इसके लिए कितना हो जाएगा 3, तो Z1 का मान हो जाएगा हीलियम के लिए 2, इसके लिए 3। नंबर ऑफ ऑर्बिट हीलियम का क्या है सेकंड है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट लिथियम का क्या है फर्स्ट। वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करो, ये हो जाएगा आपका EHE+ अपॉन ELi2+ बराबर Z1 हो गया क्या 2² N2 हो गया क्या 1² N1 हो गया क्या 2² और Z2 हो गया क्या 3²। ये कैंसिल हो जाएगा और ये होगा EHE+ अपॉन ELi2+ इक्वल टू 1/9, यानी 9 इंटू एनर्जी ऑफ He+, ये बराबर हो जाएगा किसके एनर्जी ऑफ Li2+ के। यानी अगर इलेक्ट्रॉन Li2+ के फर्स्ट ऑर्बिट में स्थित है, इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जो He+ के सेकेंड ऑर्बिट में स्थित है इससे क्या होगा 9 गुना अधिक होगा। तो इस तरह से हम लोग सिंगल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के किसी भी ऑर्बिट में स्थित इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकाल सकते हैं, या फिर अलग अलग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्पेसिस जो होंगे इसके भी हम लोग इस सूत्र से इसका रिलेशन भी ज्ञात कर लेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखो ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन इन कैलकुलेशन के बीच हम लोग कुछ इनडायरेक्ट कैलकुलेशंस भी इससे काउंट कर सकते हैं। देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिलेशन को आप जिस तरह से जितना जो होगा ये तोड़ मरोड़ कर इससे इंफरेंस निकाल सकते हैं, उतना ये इंफरेंस देगा। अभी आपने जो होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल में देखा कि हम लोग किस तरह से इससे रिजल्ट प्राप्त करते थे, तो ये तो सारे डायरेक्ट रिजल्ट थे। अब एक रिजल्ट हम लोग या एक इंफॉर्मेशन ये काउंट करते हैं कि कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड एंड टाइम रिक्वायर्ड for revolution of electron in nth orbit। इसका हम लोग रिलेशन काउंट कर रहे हैं कि अगर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो इसके एक चक्कर मारने में कितना समय लगेगा, और या ये भी कैलकुलेट करेंगे कि एक सेकंड में इसके द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी होगी। अब ये तो हमारा कैलकुलेशन डायरेक्ट था नहीं, हमने रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाला और काइनेटिक एनर्जी निकाला। अब इनसे आधारित ये वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। अब देखो सबसे पहले ये हमने निकाला था, याद कीजिए, रेडियस ऑफ एन एटम निकाला था, या रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का ग्रुप nth ऑर्बिट, ठीक। ये हमारा क्या आया था, मीटर में लिखते हैं 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू n²/z, ये था मीटर में। देखो मीटर में इसलिए चल रहे हैं कि हम एसआई सिस्टम में आएंगे। अब देखिए एटम को हम लोग स्फेरिकल मानते हैं। अगर मान लो एटम यहां से चलता है और यहां से चलकर पुनः यहां तक आता है, तो ये हो जाएगा क्या, एक चक्कर। तो एक चक्कर में एटम के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, ये दूरी तय किया गया कहां, सरकमफरेंस ऑफ सर्किल के बराबर। तो ये कह सकते हैं कि ये कह सकते हो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड
इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा सरकमफरेंस ऑफ सर्किल के बराबर हो जाएगा, और ये बराबर होता है किसके? 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। तो अब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन हम काउंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 पाई का मान हो गया कितना? 3.14, r का मान हो गया 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। इतनी दूरी एक चक्कर में क्या करेगा? ये तय करेगा। तो देखो अब इस तरह से दूरी का मान हमारे पास आ गया। अब देखिए ये भी हमने पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये कितना होता है? ये होता है, याद कीजिए, 2.185 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाई n। ये होता था मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो अब हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ये कितना समय लगेगा किसमें? एक चक्कर में। मान रख दो, डिस्टेंस हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू n स्क्वायर बटा z। इसको उल्टा कर दो, ये हो गया n अपॉन 2.185 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z। इतना सेकंड लगेगा। अब इसको अगर मान लीजिए आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1.52042 इंटू 10 टू द पावर -16 इंटू n क्यूब बटा z स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या? सेकेंड। ये आ जाएगा कितने के बराबर? ये हो जाएगा टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन। अब मान लो, अब आप z और n का मान रखकर किसी वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मान लो इसका उल्टा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन टाइम ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा कितना? z स्क्वायर अपॉन 1.52042 इंटू 10 टू द पावर -16 इंटू n3। और इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 6.5771 इंटू 10 टू द पावर 15। ये हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इतना मान आ जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए। यह है कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+। यानी कोई इलेक्ट्रॉन Li2+ के थर्ड ऑर्बिट में स्थित है, तो इसके एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा और 1 सेकेंड में कितना होकर ये चक्कर लगाएगा। तो देखिए लिथियम के लिए Z का मान होता है कितना? 3, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, थर्ड ऑर्बिट में है, तो n का मान भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या सूत्र था? डायरेक्ट सूत्र पर यूज करेंगे। देखो ये था टाइम ऑफ 1 रिवॉल्यूशन
ये बराबर का कितना 1.50 नहीं 1.52046 1.52042 into 10 to the power minus 16 into n क्यूब, n कितना हो गया 3 बटा जेड स्क्वायर 3a²। चलो ये कैंसिल हो गया और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 4.56126 into 10 to the power minus 16 सेकेंड। यानी अगर इलेक्ट्रॉन Li2+ के थर्ड ऑर्बिट में स्थित है तो एक चक्कर लगाने में इसको 4.56126 into 10 to the power minus 16 सेकेंड लगेगा और ये हो जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये देखो वैल्यू कितना था 6.5771 into 10 to the power 15 जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a² और ये हो जाएगा 3 क्यूब। इसको मिटा देते हैं, नहीं अदरवाइज क्यूबों का ये मिक्स कर जाएंगे। अब देखिए अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.1923 into 10 to the power 15 इतना कॉलिजन। यानी अगर इलेक्ट्रॉन Li2+ के थर्ड ऑर्बिट में होगा तो एक चक्कर लगाने में उसे 4.56126 into 10 to the power minus 16 सेकेंड का समय लगेगा और एक सेकेंड में 2.1923 into 10 to the power 15 चक्कर ये इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। इस तरह से हम लोग इस रूप में या ये कहो कि ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशंस भी इससे निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब आगे देखते हैं कि अभी तक हमने ध्यान देना बोर्स के तीन ही पोस्टुलेट्स का यूज किया है। पहला यह था कि ऑर्बिट की संख्या इनफाइनाइट होगी। दूसरा ये हमने यूज किया कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में रोटेट करेंगे तब तक उसके एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तीसरा हमने यूज किया कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के गुणक होता था। यही तीन पोस्टुलेट्स का उपयोग करके हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक्सप्लेनेशन किया और ये दो पार्ट में है। बोर्स एटॉमिक मॉडल पार्ट 1, इसमें हम लोग कैलकुलेशन किए हैं रेडियस और वेलोसिटी का और दूसरे में हम लोग इसके एनर्जी का कैलकुलेशन किए हैं। साथ में एक इनडायरेक्ट कैलकुलेशन या इनडायरेक्ट रिजल्ट कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में अगर स्थित है तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा और ये भी कैलकुलेट किए कि एक सेकंड में कितने चक्करों की संख्या होगी। अब आगे देखेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किस तरह से हुई। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।